हाँ जी, जो अपना मेंस का क्वेश्चन था, जो पिछली क्लास का था, लास्ट क्लास में आप लोग को दिखाना था, लास्ट क्लास में भी आपने दिखाया नहीं। और एक फिर बात करें तो दो लोगों ने मुझे सेंड किया था, तुलसी ने भी मुझे सेंड किया था और शांति ने भी मुझे सेंड किया था। दैट मीन्स क्या था, इन लोगों ने लिखा था। जिसने नहीं लिखा है उनका क्या किया जाए, लाइन ले आओ, लो, ठीक है, वेरी गुड। और ये चित्र भैया एकदम नीचे नहीं बनाया जाता। अच्छा, थोड़ा ऊपर बनाओ, जब भी कुछ बनाओ तो बीच में शो करो उसे। और ये कौन है भाई, शिवी शर्मा। शिवी, ये ऐसे ग्रंथ वाला स्टाइल में नहीं लिखना है हमें, ठीक है, वरना एक भी मार्क्स नहीं देगा। इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि इसको पढ़ने बैठे, मैं भी नहीं पढ़ने वाली, क्योंकि ना चीज़ें क्या है, इतना पॉइंट मतलब ऐसे पूरा लिख दोगे तो फिर पढ़ने के लिए हमें टाइम चाहिए, और पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, और एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगी, कोई लाइन ऊपर वाली छूट ना जाए, नीचे वाली आ ना जाए, इस तरीके से। थोड़ा सा फॉर्मेट ऐसा बनाओ कि मतलब दूर से देख के पता चल जाए, अच्छा अच्छा ये पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किए हुए। हाईलाइट पॉइंट्स को क्या है ना कि दूर से दिख जाते हैं, पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में ये डालना चाहिए था और ये आ गया, बस बात खत्म हो गई। हाँ, इधर भी कुछ पेपर है क्या? ये क्या है? अच्छा ठीक, ये कौन है वैसे? ये आप पेन दूसरे कलर का नहीं था? बहुत ज़्यादा नहीं, ये अपनी वाली लैंग्वेज लग रही है, थोड़ा बहुत अधिक लिखें यहाँ पे, ठीक है। पूर्वी घाट नहीं, पूर्वी ढाल होगा, है ना। पूर्वी घाट का मतलब हो गया कि पूर्वी घाट, और पश्चिमी घाट है ना, तो ढाल लिखना होता है यहाँ पे शायद। तो ये हमारा यहाँ तो थोड़ी सी बातों में है चीज़ें, अदरवाइज में चीज़ें ठीक है, ठीक। और एक काम और करेंगे इसके बीच में, तो मैप तो थोड़ा सा शो करना पड़ेगा, और मैप के साथ साथ आप थोड़ा सा ढलान का हिसाब से भी उसको भी शो कीजिए। ये क्या हो जाएगा हमारा, पश्चिमी घाट, और दूसरा इधर क्या हो जाएगा, पूर्वी ढाल, ठीक है। और ये पश्चिमी ढाल, तो ये पर्वतों का ढाल होगा। इस तरीके से दिखाओ, तो इधर ऐसे करके मानसून दिखाओ कि वर्षा इधर से होगी, तो इधर वर्षा नहीं होती है। दैट्स व्हाई क्या होता है, बिल्कुल सही लिखा है बाकी कि सूर्य का प्रकाश तो दोनों के लिए ज़रूरी होता है, और दोनों साइड समान पड़ता है। और कोई है? कहाँ से कॉपी किया है सबने? अच्छा, पूजा कौन है? पूजा बिल्कुल सेम कैसे लिख दिया इनके जैसे, इनके घर के पड़ोस में घर है। पूर्वी घाट इन्होंने लिखा है, तो इन्होंने भी पूर्वी घाट लिखा है, पूर्वी ढाल नहीं लिखा है। आ जाओ, ठीक है। पूर्वी ढलाना मुझे मतलब पता ही नहीं था कि वो एक ही तरफ का ढाल है पूर्वी। कल आपने समझाया था, समझ में आया। बिल्कुल सिमिलर लिखा हुआ है बेटा। चीज़ें थोड़ा सा ना एक्सटेंड करो, जब तक अपने आप से नहीं करोगे। बुक का लिखा हुआ तो सबको पता है, बुक में लिखा है, बहुत कुछ लिखा है बुक में, तो क्या उतना सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? बुक में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, अगर उतना सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो क्यों ना हम एक बुक छाप दें। जैसे महेश कुमार वर्णवाल चल रहे हैं, हम भी चलेंगे,
कोई हमारी भी बुक खरीदेगा 33% मिलता है हम लोग को बुक का, 33% जाता है, 60 हमारे पास आता है, 60% के 66% हमें मिलता है, तो अच्छा खासा मिल जाएगा। तो बुक की सेम चीज़ें बिल्कुल भी मतलब एज इट इज़ मत लिखो, क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है ना ये बोरिंग होती है। बुक की लैंग्वेज हमेशा बोरिंग होती है। शायद ही कोई होगा जिसका बुक रीडिंग करना बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा होगा कि बुक रीडिंग करना मेरा एम है या बुक रीडिंग करना मेरा मतलब जुनून है, मैं बुक रीडिंग जितनी चाहो करवा लो, ऐसा शायद ही कोई एक आध मिलता है हमें, ठीक है, पैशन वाला या हॉबी रखने वाला बुक को रीडिंग करने वाली। वरना अदरवाइज क्या होता है, हम लोग को बुक पसंद, मोस्ट ऑफ द लोगों को बुक रीडिंग करना पसंद नहीं होती है, कहीं और से पढ़वा लो वो पढ़ लेंगे, तो ये मत करो। बाकी शिवी शर्मा बेटा नेक्स्ट टाइम से थोड़ा सा ना अपनी चीज़ों को फॉर्मेट में लेके आओ। बिल्कुल सेम लिख दिया है, इसमें तो मेरा पढ़ने का भी कुछ मन नहीं है, ऐसे मतलब थोड़ा सा देखो बिल्कुल एकदम पेज पे एकदम सीधा सीधा लिखा हो, फॉर्मेट ठीक है। इन चीज़ों को हाईलाइट करोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखिए जब भी आप बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट के बाद में आपने लिखा पश्चिमी ढाल और पूर्वी ढाल, तो पश्चिमी ढाल और पूर्वी ढाल को आप क्या कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए। ऐसा कहीं नहीं है यूपीएससी में कि वो हाईलाइट करी हुई चीज़ें आपकी काट देगा। हाईलाइट की हुई चीज़ें आपके ज़्यादा अच्छे से दिखती हैं। आप चाहें तो बॉक्स बना दें, गोला बना दें, बादल में रख दें उसको, लेकिन थोड़ा सा हाईलाइट करिए। जब तक करेंगे नहीं तो चीज़ें दिखेंगी नहीं। मेन चीज़ों को हाईलाइट कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं होती है, फिर मेन चीज़ें दिख जाए बस उतना ही काफ़ी है। क्लियर हुई बात है? तो आप इस टाइप से जो बॉक्स मैंने बनाया, ऐसे बॉक्स बनाते हुए चलिए, इंपॉर्टेंट चीज़ों को थोड़ा सा हाईलाइट करिए। दिख रहा है सभी को? आंखें थोड़ी ऐसे बड़े कीजिए, ठीक, इतने में ही दिख जाएगा। ऐसे थोड़ा सा मतलब कीजिए कुछ ना कुछ। और क्या करना है, मतलब इसके लिए दोनों चीज़ें आप लोगों ने सबने लिखी है। पश्चिमी घाट के दोनों ढलानों के प्रकाश मतलब प्रकाश काल या सूर्य का प्रकाश बराबर या सिमिलर मात्रा में होता है, जबकि सघन वनस्पतियों के लिए हमें दो चीज़ों की जरूरत होती है जो दोनों इंपॉर्टेंट मुख्य तत्व है। मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं? सूर्य का प्रकाश और अधिक वर्षा। तो आप इतनी बात लिख सकते थे ऐसे, मतलब इस तरीके से। कहाँ चला गया? अधिक वर्षा का कोई मतलब नहीं बनता है यहाँ पे। अधिक वर्षा जहाँ होगी वहीं थोड़ी ना सघन होती है। वर्षा की पर्याप्त मात्रा, ठीक है। तो इनको ऐसे लाओ, दूर से आपको देखेंगे। अब इसको पूरे एक पैराग्राफ में लिखने का मतलब तो नहीं बनता। एक पैराग्राफ लिखा है आपने इन्हीं बातों के लिए, सिर्फ 4 लाइन का। इससे क्या होता है, चीजें आप ज्यादा इसमें ऐड कर सकते हो। ये दो एक लाइन में बन गया, एक लाइन में बना है तो इसमें शब्द भी कम होंगे। 4 लाइन में बनेगा तो शब्द क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ों में आप ज़्यादा शब्द को छोटी सी जगह में भी क्या कर सकते हो, दे सकते हो। जो आपके पास नॉलेज है सारी नॉलेज को दे दो, लेकिन नॉलेज मतलब अड़ोसी पड़ोसी को उठा के नहीं देनी है, अपनी वाली से। और क्या करना है, आपको थोड़ा सा फॉर्मेट में लेके आना अपनी चीज़ें। थोड़ा सा एक्सटेंड करो, माइंड थोड़ा चलाओ, नोट्स मेकिंग थोड़ा अच्छा कर लो। नोट्स मेकिंग अच्छी हो जाती है तो अपनी आंसर राइटिंग हमेशा क्या हो जाती है, अच्छी हो जाती है। जो आज भी नोट्स मेकिंग वो उस तरीके से करते हैं कि बुक उठाई और लाइनें जितनी जितनी इंपॉर्टेंट लगती जा रही हैं और वो हम लिखते जा रहे हैं, तो आप नहीं कर पाएंगे अच्छा, ठीक है। किसी को अगर नोट्स मेकिंग में प्रॉब्लम आती है तो पूछ लिया करो, पूछ लोगे तो बता देंगे, नहीं पूछोगे तो हमें थोड़े रात को सपने आ रहे हैं कि उसको ये नहीं आ रहा है, हम सुबह जाके बताएंगे। लो ये लो, गुड, अच्छा करना। शिवी ले लो, बैठे रहो, पीछे पहुंचा दो ये। तुमने अपनी कॉपी ले ली नहीं? और कोई लिख के नहीं लाया?
चीज़ें इन्होंने थोड़ा अच्छा करने की कोशिश की है। इसमें जो है ब्लू पेन से लिखते लिखते जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं उनको ब्लैक पेन से लिखा हुआ है, जो कि दूर से ही दिख रहे हैं। ठीक, इसमें कुछ कुछ चीज़ें बेटा गलत है। जैसे लिखा है ये प्रक्रिया वर्ष भर चलती रहती है। ये वर्षा की प्रक्रिया वर्ष भर कैसे चलेगी? ये तो मानसून है और मानसून का एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, तो ये वर्ष भर चलती रहती है। मैंने कट कर दिया है। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे एक और भी चीज़ें लिखी हुई है। जैसे एक चीज़ लिखी है जिसकी वजह से यहाँ भारी वर्षा होती है, ये कहना थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे मैंने टिक किया है कि ठीक है। बाकी जो बात वो पूछी गई थी, इम्पोर्टेंट बात वो नहीं इसमें बताई गई। सघन वनस्पतियों के बारे में बात हुई थी, वो है ही नहीं। ऐसा लग रहा मानसून का कोई क्वेश्चन पढ़ रहे, आंसर पढ़ रहे। ठीक है, तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखो। एक चीज़ अच्छी कर रहे हो तो दूसरी खराब हो जा रही है। आ जाइए कुछ नया स्टार्ट करते हैं। कल क्या पढ़ा था भाई? कल हम लोगों ने पढ़ा था जैव विविधता। ठीक, ये लास्ट यूनिट है हमारी भारत का भौतिक भूगोल की। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट 2 भूगोल और बचेंगे, जो कि इकोनॉमिक, और दूसरा हमारे पास बचता है कौन सा? मानव। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी और इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जिसको हम आर्थिक भूगोल बोलते हैं और मानव भूगोल बोलते हैं। तो वो दोनों इंडिया के एस्पेक्ट में बचेंगे। उसके बाद वर्ल्ड तो अपना है ही है। वर्ल्ड में कुछ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? सर आ रहे हैं पढ़ाने? क्या चल रहा है? आए नहीं है, मतलब ये वाले वीक में नहीं आए थे, उसमें पहले में भी नहीं आए। कोई बात नहीं। नोट्स बनाते हुए चल रहे हो? नोट्स तो बना रहे होगे? अरे कुछ तो बोलो। नहीं बना रहे हो? नोट्स तो हमारे भी नहीं बनाते हो। तुम बनाते हो? कल हमने कुछ सेंड किया था नोट्स फॉर्म में, सबने नोट कर लिया? मैम कुछ तो यहीं पे कर लिया था। हाँ, कुछ जो बचा था वो घर पे कर लिया। वेरी गुड। और कोई जिन्होंने ना यहाँ किया था ना घर पे किया, वो कौन कौन है? ठीक, क्यों आए नहीं थे? तो वो तो नोट्स एकदम प्रॉपर फॉर्म में मिलते हैं आपको, जो मैंने सेंड करती हूँ, है ना? वो तो एज इट इज़ भी छापोगे, छापते छापते भी पढ़ लोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि नोट्स में आपको बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से बोला जाए तो ये महेश कुमार वर्णवाल और जितनी भी एनसीईआरटी में जिस एनसीईआरटी में वो टॉपिक मिलता है, उन सब का मटेरियल एक ही जगह रख देती हूँ उठा के। किसी दिन चाहे तो चेक करना। कुछ चीज़ें इसमें नहीं मिलेंगी, वो जाकर के आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। कुछ चीज़ें एनसीईआरटी में मिलेंगी, वो इसमें नहीं मिलेंगी। ऐसे करके चीज़ें मिलेंगी आपको मेरे नोट्स के अंदर। चलो ईमानदारी तो दिखाई, बाकी कई लोगों ने नहीं किया होगा यहाँ कुछ, बट ईमानदारी नहीं है ज़रा सी। शर्म तो आती नहीं है तुमको। आ जाओ, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैं आप लोगों से इसके बारे में बात करना चाहूँगी। सभी को पता होगा, क्लास 6 में हम पर्यावरण पढ़ लेते हैं। पर्यावरण होता क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी अपनी लैंग्वेज में ज़रा बताएं कि पर्यावरण होता क्या है। हमारा आसपास का आवरण, वातावरण, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? पर्यावरण। हम नॉर्मल से ऐसे बोल सकते हैं कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी पर्यावरण कहलाती है। नॉर्मल है, हम सजीव हैं और निर्जीव आसपास जितना भी आपको दिखता है, वायु, मतलब नॉर्मल सी बात करें, वायु, उसके अलावा स्थल मंडल जिसमें हम मृदा को देखते हैं, ठीक है ना? तो ये सब के बीच की जो कड़ी होती है, एक ऐसा मंडल होता है, जैव मंडल, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलेंगे। सिंपल है ना, कुछ दिक्कत तो नहीं है। तो पर्यावरण आप सभी को पता है। अगर नॉर्मल सा आप लोग परि प्लस आवरण, वो ये बचपन वाली है, परि प्लस आवरण, दैट इज पर्यावरण, ठीक है ना? इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो इन्वायरमेंट को अगर हम नॉर्मल सी बात देखेंगे तो आपके आसपास का, जिसमें भी आप सांस ले पा रहे, जी पा रहे,
तो ये सारे का सारा जिस भी माहौल में आप रह रहे हैं वो सब क्या है, पर्यावरण है। ठीक, पारिस्थितिकी कल आपको बताया था मैंने, पारिस्थितिकी क्या होता है, पर्यावरण का ही एक यूनिट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसके बारे में जरा कल बताया था, कुछ लोग बताएंगे? शांति, पारिस्थितिकी क्या होता है, क्या ढूंढ क्या रहे, क्या गुम गया, मिल गया, नहीं मिला? अच्छा, वेद प्रकाश कल आए थे, कितना मजा आता है, कल तो हम आए नहीं थे, मैम क्या ही पूछेंगे हमसे। चलो, और कौन कौन आया था इधर से? क्या होता है पारिस्थितिकी? कल बहुत ही सिंपल वर्ड्स में बोला था, इधर बनाया भी था, मैंने कहा था कि हमारे पास जो एनसीईआरटी है ना, उसमें बिल्कुल सेम टू सेम मैंने चित्र बनाया था कि एनसीईआरटी में इस तरीके का बना हुआ है, उसमें पारिस्थितिकी को समझाया गया है। बनाया था कि नहीं बनाया था? शिवी, क्या होता है पारिस्थितिकी? कोई बात, आधे घंटे के बाद तुमसे मिलेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं पूरी, आधे घंटे के बाद यहीं आज क्वेश्चन दिया जाएगा और यहीं लिखा जाएगा। बहुत हो गया। भारत में जो पर्यावरण है प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो कब हुआ था? 1978 में शुरू हुआ था भारत में। पर्यावरण मूल्यांकन कार्य शुरू हुआ 1978। अभी अगर हम बात करें पर्यावरण मूल्यांकन कार्यक्रम, तो पर्यावरण के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन। जब 1972 का स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसके बाद ही पर्यावरण को लोगों ने जाना, उससे पहले लोग पर्यावरण को नहीं जानते थे कि पर्यावरण होता क्या है। हम किसी भी चीज़ को तब तक नहीं जानते जब तक वो हमारे आसपास होती है और उसका कोई महत्व नहीं होता है, तब तक हमारे लिए वो कोई भी उपयोगी नहीं होती है। जिस दिन उसका महत्व हो जाता है उस दिन हम उसको जानने लग जाते हैं और वो हमारे लिए क्या हो जाती है, उपयोगी हो जाती है। ताम्रपाषाण काल में जब हमें पता ही नहीं था लोहे के बारे में, तो क्या हमारे लिए लोहा उपयोगी था? लोहा तो आसपास था लेकिन हमें पता ही नहीं था ये होता क्या है, तो हमारे लिए वो क्या था, बिल्कुल भी मतलब यूज, जब जो भी चीज़ यूज की नहीं होती वो हमारे लिए क्या है, कचरा। एक तरीके से कुछ भी काम नहीं है उसका, तो कोई भी मतलब नहीं बनता। आगे बढ़ते गए हम लोग लोहे का मतलब उपयोग करना जब सीखा, मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं 2 मिनट के लिए, बस सुन लो, कुछ लोग सोच रहे हिस्ट्री में पढ़ रही है तो इधर बस ऐसे सुन लो। जब तक कोई भी चीज़ संसाधन कब बनती है, आ जाइए ज्योग्राफी में ही आ गए, संसाधन कोई भी चीज़ तब बनती है जब किसी का क्या होता है, आर्थिक मूल्य होता है, आर्थिक मूल्य होता है और हमारे खुद के जीवन के लिए कोई भी मूल्य होता है, तब कोई भी चीज़ क्या बन जाती है, संसाधन बन जाती है। पर्यावरण में क्या था भाई 1972 से पहले की अगर हम बात करें, स्टॉकहोम सम्मेलन से पहले की, तो पर्यावरण को कोई भी देश सही से नहीं जानता था। पर्यावरण की जो संकल्पना आई है और पूरे का पूरा जो सब्जेक्ट बना है, ये कहाँ से बना है, यूएसए से बना है। यूएसए जैसे जैसे काम करता जा रहा था आगे, वैसे ही वैसे लोग क्या कर रहे थे, अपनाते जा रहे थे। इससे पहले भी 2 सम्मेलन हुए लेकिन उनकी कोई ज़्यादा बात नहीं करता है। स्टॉकहोम सम्मेलन की बात हमेशा ज्योग्राफी में भी की जाएगी और पर्यावरण में भी बार बार की जाती है। ये सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था। अगर हम पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो कब मनाया जाता है, 5 जून 1972 से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, सभी को पता होना चाहिए और सब लोग याद रख लेना। छोटी छोटी बातें हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर ये क्या है, मूल्यांकन। मूल्यांकन करना क्या, मैं कहने का मतलब जब किसी के बारे में पता होगा तभी तो हम मूल्यांकन करेंगे। मैंने आपको क्वेश्चन लिखने के लिए दिया था, अगर मुझे उस क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं होता तो मैं क्या आपका मूल्यांकन कर पाती कि यहाँ पे क्या सही लिखा है क्या गलत लिखा है, नहीं ना। फिर जब पर्यावरण के बारे में हमें धीरे धीरे जानकारी मिलना शुरू हुई कि हाँ ये चीज़ क्या है, पर्यावरण है, और इसको हास्य करने का मतलब है आगे की जनजाति, मतलब जो भी जाति होगी हमारी, आगे जो भी वंश आने वाला है उसको क्या होगी, दिक्कत होगी। वो तो अभी भी नहीं है। पर्यावरण को आप जितना ज़्यादा क्या करेंगे, अभी भूकंप आया था, जितना पर्यावरण से खिलवाड़ करेंगे वो आपके साथ जब खिलवाड़ करेगा, नेचर जब बदला लेता है तो वो पूछ के नहीं लेता। अभी कोरोना आकर के गया है ना, तो हम सब लोग क्या बोल रहे थे, नेचर की जो मार होती है वो कैसी होती है, बहुत ही भयानक होती है। इसलिए इससे थोड़ा कैसे रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, और इसका जितना आप पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे उतना आप खुद में सुरक्षित रहेंगे। तो ये सब्जेक्ट, पर्यावरण जैसा जो सब्जेक्ट है, ये कब से स्टार्ट हुआ, तो 1972 से ये सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ।
उससे पहले के सम्मेलनों में सिर्फ 11 लोगों ने भाग लिया था, लेकिन 1972 के सम्मेलन में लगभग विश्व के सभी देशों ने भाग लिया था। और उसके बाद लोगों को समझ में आया कि ये भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जा सकता है और आगे हमारी जनरेशन को ये समझाया जा सकता है कि इसको अगर आप सुरक्षा करेंगे इसकी, तो आपकी आगे आने वाले टाइम में क्या होगी, सुरक्षा। क्लियर है? तो यहीं से भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो पर्यावरण मूल्यांकन कार्यक्रम शुरू किया गया वो कब किया गया भैया? 1978 में शुरू किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। प्रीलिम्स में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, आगे आने वाले टाइम में कभी भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 1994 की। 1994 में जारी एक अधिसूचना जारी की गई 1994 में। जैसे कि जो भी मतलब एक 1994 में एक अधिसूचना जारी की गई थी, उसमें सिंचाई, उत्खनन तो सभी लोग जानते होंगे, सिंचाई तो खैर नॉर्मल सी बात है, उत्खनन भी जानते होंगे। औद्योगिकरण स्टार्ट हुआ। आप लोगों ने औद्योगिकरण का काल पढ़ा होगा पूरा, मतलब हिस्ट्री में कौन सा काल होता है औद्योगिकरण का, कौन सा काल था? पूरी हिस्ट्री को जो माना जाता है ना वो बेस्ट तो माना जाता है। औद्योगिकरण के बाद में क्या हुआ, लाइफ एकदम चेंज हो गई थी। औद्योगिकरण के बाद से जो हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, वो थोड़ी सी मतलब एक तरीके से बात करें तो ज़्यादा चीज़ें ऐड हुई हैं औद्योगिकरण के बाद। पहले क्या था, नॉर्मल वही जीवन, सामाजिक जीवन पढ़ लेते थे लोगों का, आर्थिक जीवन पढ़ लेते थे, राजनीतिक जीवन पढ़ लेते थे। औद्योगिकरण के बाद में हमने और भी चीज़ों को ऐड किया जिसमें आर्थिक महत्व ज़्यादा बढ़ गया। औद्योगिकरण हुआ है, दैट मीन्स क्या होगा, आर्थिक महत्व बढ़ेगा। आपको हर एक पॉइंट के पहलू जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको यही पहलू पता होना चाहिए कि सामाजिक महत्व क्या था उस पूरे काल का। या फिर हम बात करते हैं सामाजिक महत्व में ही आपकी जो भी स्त्री की दशा और ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आर्थिक महत्व क्या था, मतलब वो खाते क्या थे, करते क्या थे, मतलब व्यवसाय था कि कुछ नहीं था, ये तो सब पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। राजनीतिक महत्व क्या था, मतलब राजा होता था, रानी होती थी, या फिर उसके बाद में कुछ अलग अलग तरीके की आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी होंगी, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, सिंचाई, औद्योगिक, परिवहन, पर्यटन और संचार। लिख लो दो तीन नीचे, सिंचाई लिख लेंगे, उत्खनन लिख लेंगे, पर्यटन लिख लेंगे, ठीक, संचार लिख लीजिए, संचार, औद्योगिक। कल टेस्ट है, याद मैंने सोचा दिला दूँ, कुछ लोग भूल गए होंगे, ऐसे भूलते नहीं हैं। हाँ कल सैटरडे, कल होली है, कल ईद है, ठीक है। आज चांद निकलेगा रात को, तब लोग कॉपी किताबें पलटेंगे। अब देखो सुन लो क्या लिखा है।
सिंचाई, उत्खनन, पर्यटन, संचार, औद्योगिक, ऐसे कुछ क्षेत्र लिए गए विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लिए। विकास परियोजनाओं के लिए 29 श्रेणियां क्या की गई, 29 श्रेणियों का कार्यक्रम अनिवार्य किया गया। 29 ऐसी श्रेणियां होंगी विभिन्न प्रकार की कि इसका क्या किया जाएगा, विकास कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। जब स्टार्ट किया गया था कब, 1994 में। उस टाइम पे 29 श्रेणियां थी। एट प्रेजेंट वर्तमान में ये श्रेणियां बढ़कर के कितनी हो गई है, 39 हो गई है। अब जो विकास कार्य शुरू मतलब स्टार्ट किया जाता है वो कितनी श्रेणियों में किया जाता है, 39 श्रेणियों में किया जाता है। ठीक है, एज इट इज लिख लो, चीजें क्या है पता चल जाएंगी यार। कितना टाइम हो रहा था, 51 से स्टार्ट हो रहा था ना। तो सिंचाई की बात कर रहे थे, लेकिन इसके बाद में हमने चीजें ली कुछ ऐसे, मतलब 1994 की अधिसूचना जारी हुई थी जिसमें हमने क्या किया था, मतलब विभिन्न श्रेणियों की विकास परियोजना, इनकी विकास परियोजनाएं जो आई हैं वो हमने क्या किया है, 29 श्रेणियों में बांट करके उनको पढ़ा है। विकास परियोजनाएं मतलब विकास के लिए, जैसे कि हम लोगों ने ये सिंचाई स्टार्ट तो की थी 1951 में, ठीक है ना, लेकिन जो परियोजनाएं आना शुरू हुई हैं वो इसके बाद में आना शुरू हुई। अभी हम लोगों ने नदी परियोजनाएं कुछ पढ़ी नहीं है, वैसे पढ़ी है, नहीं पढ़ी है। संचार क्या पढ़ रहे हो, सही तो लिखना, या पढ़ रहे हो कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा है तो ऐसे ही काम चलाओ भाई। ये एक तो मतलब लिखते हो उतना ही बहुत है, इस पे लिखना बड़ा मुश्किल है, यहाँ दर्द हो जाता है, दिखता भी नहीं। वही तो हम तुम लोगों से कल पूछ रहे थे कि बोर्ड का क्या सीन है, किसी की कुछ बात हुई है बोर्ड के लिए, बट किसी की कुछ बात ही नहीं है, महिला वर्ग ज़्यादा है। बड़ा मुश्किल है। पूछ लेना क्या क्या लिखा है, नहीं लिखा जा रहा नीचे। ये लो, इधर वालों को दिख रहा है? अच्छा तुम्हारा बर्थडे था, मैं भूल गई थी। हाँ तुमने पार्टी दी सबको, हमसे तो पूछा ही नहीं। सबसे पहले विश हम नहीं किया था यहाँ पे आके, किसका था इन दोनों में से, ये दोनों एक सी लगती है। अच्छा हाँ ठीक, समझ नहीं आता मतलब ये कौन थी ये कौन। हाँ प्रक्रिया, जन सुनवाई, हाँ आधा ना तो नहीं बनेगा, जन सुनवाई। ये ना इसमें ये
इसका सूचना जो है ना उसका नाम का ये पाई नीचे आ गई थी। ठीक है, आप लोग ना ऐसे नहीं सोचो, मैं मिटा दी, बाद में समझ में आया ऊपर की सूचना भी तो है। हाँ, अधिसूचना में संशोधन पर जन सुनवाई को इस प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाया गया। आकस्मिक मूल्यांकन विधि लिख लो, चाहे आकस्मिक सिद्धांत लिख लो। एक काम करो, मूल्यांकन विधि लिख लो, उधर भी विधि लिखा है। इकोनॉमिक्स इस पे चलते हैं।
अच्छा, पर्यावरण हास से उत्पन्न पर्यावरण विपदाओं से होने वाली हानि का मूल्यांकन करती है। हास, हास मतलब लॉस अंग्रेजी। ये हा ना ऐसे वाला बनाया है, जो ऐसे वाला होता है ना, अब ये इसका कमाल है बाकी का। ठीक, हास मतलब लॉस की बात हो रही है। ये कार्य कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है। राज्य सरकार, राज्य पर्यावरण बोर्ड। क्या कुछ और नहीं समझ में आ रहा है? सही है सब? और पर्यावरण मंत्रालय भी लिखिएगा। पर्यावरण मंत्रालय के आगे मुख्य रूप से प्रदूषण एवं भूस्खलन से होने वाली हानि को मापा जाता है। ठीक है, हानि का मूल्यांकन किया जाता है, वही बात हो रही है, या विचार किया जाता है, आप जो चाहे लिख सकते हैं। भूस्खलन तो समझते होंगे, सारी शब्दावली क्लियर करेंगे, पहले एक बार लिख लो। शब्दावली अभी जो आई है ना, इसमें न्यू पर्यावरण निम्नीकरण आया है, भूस्खलन आया है, अभी तो सबको क्लियर कर देते हैं।
बस बस। इंग्लिश में जाओ तो कॉस्ट इसका विश्लेषण लिख लो, लिखो जरा विश्लेषण। किसी विकास कार्य से नीचे पॉइंट आपने लिखिएगा विश्लेषण। किसी विकास कार्य से किसी हानि की आशंका, किसी विकास कार्य से किसी हानि की आशंका हो सकती है। आशंका हो सकती है। वास्तविक लाभ को आर्थिक ही नहीं पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में भी विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक लाभ ही नहीं बल्कि पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में भी विश्लेषण किया जाता है। इन दोनों विधियों के द्वारा जो विश्लेषण होता है लास्ट में, तो आप कोई भी विकास कार्य कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उससे सिर्फ आपका वास्तविक लाभ को ही चेक किया जाए, ठीक है, या हानि की आशंका नहीं होगी। अगर कोई लाभ का काम आपने स्टार्ट किया है या विकास का काम स्टार्ट किया है तो क्या हानि की आशंका नहीं होती है? आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे होते हैं तो आप लोग 1% हानि के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि 100% प्रॉफिट होगा ही होगा।
आप कौन हो जो आपको 100% प्रॉफिट होगा? हो सकता है 100% हानि हो, ठीक है। तो हर एक बिजनेसमैन जब भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो अपना मतलब जो भी फीडबैक है वो पूरा लेकर के चलता है। अगर प्रॉफिट हुआ तो इस तरीके से आगे बढ़ना है, और अगर लॉस हुआ तो एडवांस में वो कुछ ना कुछ एडवांस रखता है कि लॉस अगर हुआ तो ये भी मैं इसको क्या कर दूंगा, इसमें लगा दूंगा ताकि मैं अपने बिजनेस को कंटिन्यू आगे तक ले जा पाऊँ। साल 2 साल के बाद अगर सीधे हो गया बिजनेस मेरा तो ठीक है, फिर तो अपना बिजनेसमैन हो गए, और नहीं हुआ तो हमें क्या करना होगा, बंद ही करना होता है इन लॉस। साल 2 साल टिकता है इंसान, उसके बाद क्या होता है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो टिकते हैं मार्केट में। अदरवाइज 1 साल 2 साल के बाद जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो नहीं टिकते अगर उनका काम नहीं चलता है। तो कोई भी विकास का जब आप काम कर रहे हैं, इसमें विश्लेषण क्या किया जाता है, विकास का जब आप काम कर रहे हैं तो आपको हानि की आशंका भी होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, जब भी आप विकास करेंगे तो उसमें वास्तविक लाभ के साथ साथ जो भी आपका वास्तविक लाभ हो रहा है उसमें क्या है, आर्थिक दृष्टि से मतलब आर्थिक परिप्रेक्ष्य से तो आप सोचेंगे ही, लेकिन आर्थिक के साथ साथ आपको किससे सोचना है, पर्यावरण परिप्रेक्ष्य से भी आपको क्या करना है, विश्लेषण करना है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई एक कंपनी लगाई मान लेते हैं और उससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन आर्थिक लाभ आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो क्या पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो होने देते हैं, आर्थिक लाभ तो मिल ही रहा है, तो क्या ठीक होगा? नहीं। ये दोनों विधियां जो विश्लेषण करती हैं वो यही करती हैं। आप जब भी कोई कंपनी लगाते हैं, ये वाली बात आपकी 8th क्लास की जो बुक है उसमें एक टॉपिक के बाद में, एक पूरा टॉपिक मतलब के बाद में एक चीज़ दी हुई है विश्लेषण के तौर पे। वो विश्लेषण ये किया हुआ है कि आपने कोई कंपनी लगाई है तो आपको कंपनी लगाने के लिए क्या क्या करना होता है। मैंने आपसे कहा था पूरा ये केस स्टडी है, ये आप जाकर के पढ़ना, लेकिन पढ़ता पढ़ता कोई कुछ नहीं है। वो केस स्टडी में साफ साफ बताया हुआ है कि जब भी आप कंपनी लगाएंगे तो उसके लिए आर्थिक पहलू तो आपके जिम्मेदार होते ही हैं कि आपको आर्थिक लाभ क्या क्या होगा। दूसरी चीज़ें जो देखी जाती हैं, जो पास किया जाता है वो मैप। ऐसा नहीं है कि आपकी ज़मीन है, आप पे मेरी ज़मीन है, मैं जो चाहूँ लगाऊँ, ठीक है, तो आप खसखस लगा के देख लो, दूसरे दिन ना उठ जाओ। ऐसी चीज़ें जो आप नहीं लगा सकते, जिस पर बैन है। आप कंपनी लगाने के लिए आपको अपने जिला अधिकारी से पूरा दिखाना पड़ता है। उसके बाद में क्या होता है, आपको अगर वो अलाउड करता है चीज़ें सारी देखने के बाद, कि आप कोई पर्यावरण को नुकसान तो नहीं पहुंचाने वाले, सारी चीज़ें देखने के बाद जब वो अलाउड हो जाता है तब आप कंपनी लगा सकते हो। जबकि ज़मीन आपकी है, पैसा आपका है, लगाना आपको है, लेकिन आपको क्या करना होता है भाई, परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी। तो उसमें जब जो परमिशन देने वाला होता है वो सिर्फ क्या देखता है, ये नहीं देखता कि आर्थिक मेहनत भी है, इसका मतलब आर्थिक आप बहुत सारा कमा करके देंगे, जब आप कमाएंगे ज़्यादा तो गवर्नमेंट को भी ज़्यादा देंगे। क्या आप कमाएंगे तो गवर्नमेंट को नहीं देंगे, देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट को भी देंगे। तो वो ये सोच करके तो आपको क्या करना है, हमेशा परमिशन मिलती रहे कि आप आर्थिक लाभ मतलब एक तरीके से लाभ कमाएंगे और क्या करेंगे, हमें भी देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लाभ के साथ साथ हमें दूसरी चीज़, दूसरे परिप्रेक्ष्य पे ध्यान रखना होता है। वो क्या होता है, पर्यावरण। कि आप जो कंपनी लगा रहे हैं उसके आसपास में अगर जनसंख्या है, या फिर कोई गांव है, या फिर कोई शहर है, तो आपकी कंपनी में अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है, जैसे आप लोगों ने पहले एक घटना सुनी होगी, गैस त्रासदी सुनी है, कहाँ की थी, भोपाल गैस त्रासदी। तो उसके भोपाल गैस त्रासदी का असर आज भी जिस जगह पे वो हुई थी उसके आसपास के एरिया में आज भी देखने को मिलता है। वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं वो या तो कानों से सुन नहीं सकते हैं, आंखों से देख नहीं पाते हैं, या फिर वो किसी न किसी तरीके से मतलब अपंग होते हैं, चलने फिरने में उनको दिक्कत होती है। तो वो भोपाल गैस त्रासदी का असर है। जरा सोच रहे हैं कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हो, मतलब कितने टाइम पहले की बात है, और आज भी जो बच्चा वहाँ पे जन्म लेता है वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करी जाती है, देखी जाती है। अब मान लेते हैं कोई कंपनी आपने लगा दी और उसमें आप रात दिन कोयला जला रहे हैं, और कोयला जलाएंगे तो क्या निकलेगा, धुआं, और उस धुएं से बनता है ब्लैक कार्बन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो जो भी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के, या फिर हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता हुआ इंक्रीजमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें कौन है, ब्लैक कार्बन, जो कि हम कम नहीं कर पा रहे। ब्लैक कार्बन को हम लोग धीरे धीरे बढ़ा ही रहे हैं डेली। अब तो चीज़ें थोड़ी थोड़ी सी कंट्रोल में आ रही है, हम लोग को ऐसा पता चल रहा है कंट्रोल में आ रही है, आगे क्या हो रहा है पता नहीं, ठीक है ना। तो ब्लैक कार्बन निकलेगा, और ब्लैक कार्बन निकलेगा तो क्या आपको लगता है सिर्फ हमें कोई नुकसान नहीं करेगा, आसपास के लोगों को नुकसान नहीं करेगा, वो सिर्फ दूर नुकसान करेगा, या ऊपर पक्षियों को, या फिर हम बात करें आसमान को ही नुकसान करेगा, ऐसा है क्या। ब्लैक कार्बन किस किस को नुकसान करता है मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। ब्लैक कार्बन की जब बात होती है तो ये हमारा जो भी ध्रुव है, ध्रुव समझ रहे हैं ना, हाँ, पृथ्वी पे बैठे हुए हैं अभी आप लोग, तो ध्रुव तो समझ रहे होंगे, अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक महाद्वीप पर ये जाकर के जम जाता है,
ठीक है, आप सोच रहे हो यहाँ जला रहे हैं इतना सा धुआं, वहाँ जाके तुम जाओ मैम पता नहीं कौन सी वाली बातें कर रही है, ऐसा ही होता है। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा मतलब इसका जो मात्रा है बढ़ती रहती है, ये जा करके क्या होता है, बर्फ़ के ऊपर जम जाता है। बर्फ़ के ऊपर जब जमेगा तो ये काले कलर का होता है, सबको पता है ना, ब्लैक कार्बन है तो ब्लैक कलर का ही होगा। अब ये काले कलर का है तो थोड़ी सी भी जो ऊष्मा अगर इसको मिलती है तो ऊष्मा अवशोषण का सबसे महत्वपूर्ण जो कलर है वो कौन सा है, काला। अब काले कलर का अगर जमा हुआ है बर्फ के ऊपर तो क्या होगा, ऊष्मा को अवशोषण करेगा, मतलब अवशोषण करेगा, लेगा वो ऊष्मा को। अब जब ऊष्मा को लेगा तो बर्फ क्या होगी, पिघलेगी। तो इस तरीके से बर्फ क्या हो रही है, वो मतलब ध्रुवों पे से पिघल रही है। और जब बर्फ पिघलेगी तो आपको पता होना चाहिए कि आगे का जो इफेक्ट पड़ेगा वो आपकी लाइफ में भी क्या पड़ेगा। बर्फ जमी हुई है तो हम लोग बाढ़ से आए दिन क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। बर्फ पिघलने लग गई तो हमारे घर में भी क्या होंगी, नदियाँ चलेंगी। अरे आप लोग को नहीं पता कि हिमालय से नदियाँ जो हमारे यहाँ पे बहती हैं गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में, तो वो क्या है, वर्षवाहिनी है। बर्फ और ज्यादा पिघलने लग जाए, मान लेते हैं हिमालय पर्वत पे हम जैसे लोग पहुंचे और बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े रात दिन तोड़े और कहीं पिघलो, वहां पे आग जलाएं, वो और पिघले तो क्या होगा। वर्षवाहिनी नदियों को भी आप और ज्यादा पानी देंगे तो क्या होगा भाई, आप सब लोग को समझ में आई थिंक आ पा रहा होगा। आगे बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और जीवन यापन करना और भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। नदी के किनारे बसी हुई जितनी भी बस्तियां हैं, पहले इन्हीं बस्तियों को हम सभ्यता बोलते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं कहाँ पर विकसित हुई, तो नदियों के किनारे। आज भी नदियों के किनारे बहुत सारी बस्तियां हैं, वो सारी बस्तियां क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। धीरे धीरे जब बस्तियां नष्ट होंगी तो आसपास के एरिया का पर्यावरण, मतलब जितना भी जैव विविधता है वो क्या होगी, नष्ट होगी। जैव विविधता का मतलब होता है वनस्पतियों की विविधता, जीव जंतुओं की विविधता। जब वो नष्ट होगी तो आप बताइए कि आप किस पर निर्भर रहेंगे। जब वन्य नहीं है और उसके साथ साथ वनस्पति मतलब वनस्पति कोई भी नहीं है और जीव जंतु नहीं है, तो पूरे का पूरा सिस्टम जो लाइफ साइकिल है वो चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। पूरा सिस्टम लाइफ साइकिल क्या हो जाएगा, मतलब बिगड़ जाएगा पूरी तरीके से। तो ये है ब्लैक कार्बन, ये छोटा सा है। मैंने बहुत सारी चीजें आपको क्लियर की थी। जब भी कोई चीज बहुत छोटी होती है उसको हम कुंजी प्रजाति भी बोलते हैं। जब भी कोई चीज बहुत छोटी होती है और उसको हम बहुत सारे बड़ी जगह में एक इकलौती होती है, लेकिन पूरे का पूरा अगर हम बात करें पारिस्थितिकी उस पर डिपेंड है तो वो क्या होती है, कुंजी प्रजाति कहलाती है। एंडेमिक भी बताया था आप लोग को, कुंजी प्रजाति बताया था। कुंजी प्रजाति क्या है, जैसे कि मैंने बात की कि हमारा पूरा पर्यावरण की बात करते हैं, जैव विविधता एक तरीके से क्या हो जाएगी, ऊबड़ खाबड़ हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा। हम लोग को चीज़ें क्या करना पड़ेंगी, बहुत मुश्किल से फिर सर्वाइव करने के लिए पूरी की पूरी जिस तरीके से सभ्यता ने सर्वाइव करने के लिए आगे बात मतलब स्टार्ट किया था, और आज हम लोग पढ़ते हैं उनको तो हम क्या सोचते हैं, पता नहीं कैसे लोग थे, है ना, ये ऐसे करते थे वैसे करते थे। आज अगर हम लोग, और इतिहास हो तो वैसे इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास कुछ भी नहीं है, इतिहास सिर्फ सोच है। आप जो सोच रहे हैं वो लिख रहे हैं और वही हम पढ़ रहे हैं। इतिहास सिर्फ इतना ही है। अभी मान लेते हैं इस कमरे में अपना लोग कितने, लगभग 50 के आसपास होंगे, है ना। एक यहाँ सामने खड़ा हुआ है, बाकी सब बैठे हुए, वो भी टेबल पे, और डेस्क मिली हुई है आपको। अगर भूकंप आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए जो पूरी दुनिया खत्म हो जाए, हम लोग भी इसी के अंदर खत्म हो जाएंगे। वो इसको कुछ और ही सभ्यता का नाम देंगे और क्या बोलेंगे, एक कमरे में इतने लोग रहते थे, शायद ये पूरे का पूरा खानदान एक साथ रहता होगा। एक जो सामने खड़ी हुई थी वो शायद कुछ ऐसे लीड करने के लिए होती होंगी, है ना, वो सबको, वो उसी टाइम पे कुछ हुआ होगा, वो सामने एक ही कंकाल मिला है, बाकी सारे कंकाल एक साथ मिले, है ना। अब धीरे धीरे इसमें क्या होगा, और भी खोज होगी, फिर कहेंगे इसमें एक साइड में लड़कियां बैठी हुई थी और एक साइड में लड़के बैठे हुए थे। कहने का मतलब क्या, इन लड़कियों में एक लड़का था, दो लड़के थे, इनका कोई अलग ही सीन रहा होगा, है ना। ऐसी चीजें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, यही इतिहास है मेरे लाल, इतिहास कुछ भी नहीं। इधर लड़कों में 3 लड़कियां बैठी हुई थी, इनका भी कोई अलग ही सीन रहा होगा, सामने 2 लड़कों के बाद एक लड़की बैठी थी, है ना। हाँ ऐसा भी हो सकता है, सामने खड़ा किया है किसी को, हो सकता, मैंने तो अपने आप को लीडर माना, ठीक है, कि लीड करने वाला कोई सामने खड़ा हुआ है, सजा देने के लिए खड़ा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यही इतिहास है। आगे आने वाले टाइम में जैसे हम लोग ऐसे जाएंगे ना, मान लेते हैं आज ही चले जाएं अगर सारे के सारे, तो पता नहीं इतिहास क्या बनेगा आगे आने वाले टाइम पे। हम लोग साइड में खड़े होकर हंस रहे होंगे कि नहीं भैया
किसको पता कि ये यूपीएससी की क्लास चल रही थी, है ना? किसको पता कि सारे लोग आईएएस आईएफएस या फिर आईपीएस बैठे हुए थे यहाँ पे, आईपीएस बनने के लिए बैठे हुए थे? किसको पता? वो जो बोलेंगे वही उन लोग को पढ़ना पड़ेगा, लोग जो बोल रहे हैं वो हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? तो आ जाइए, हम लोग चल रहे थे प्रजाति पे और पर्यावरण पे। तो पर्यावरण में दो चीजें देखी गई। भारत में पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन हेतु दो प्रमुख सिद्धांत लाए गए। अब मूल्यांकन करना पड़ेगा, जो भी किसी भी चीज का मूल्यांकन हमें करना है तो मूल्यांकन से ही रिलेटेड हमने भारत में पढ़ा। भारत में मूल्यांकन कार्यक्रम स्टार्ट कब हुआ? वो 1978 में स्टार्ट हुआ। उसके बाद मूल्यांकन के लिए दो विधियां लाई गई, जिनको यूएनईपी और यूएनडीपी दोनों ने भी क्या दिया है? मान्यता प्रदान की। इन दोनों ने भी मान्यता प्रदान की है। अब एक काम और करना, यूएनईपी क्या है, यूएनडीपी क्या है, दोनों के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। अभी बात करेंगे, कल बहुत सारी चीजें दी थी, उसमें से आप लोगों ने कितना क्लियर किया वो भी बात करेंगे। तो ये दोनों के बारे में क्या करना है? आपको लिखना पड़ना है थोड़ा सा। आ जाइए, दोनों विधियों में से क्या है? आकस्मिक मूल्यांकन विधि है। आकस्मिक मूल्यांकन विधि में कौन सा मूल्यांकन किया जाता है? तो पर्यावरण हास से उत्पन्न पर्यावरण विविधताओं, पर्यावरण के हास से जो उत्पन्न होती है पर्यावरण की विविधताएं, जैसे कि पर्यावरण में हास क्या हो रहा है, क्या है ये लाइन? अच्छा ये बता दो। दोनों बातें एक जैसी सी लग रही है। पर्यावरण का जहां भी हास्य होता है, हाँ बोलो जुनेद। पर्यावरण में प्रदूषण होता है, उससे होने वाले नुकसान को ठीक है, उससे आने वाली विपदाओं से परेशानी। हाँ ठीक, वेरी गुड। देखो, पर्यावरण से जो भी हास्य होता है, कोई भी हास्य मान लो लॉस होता है पर्यावरण में, अगर कोई मतलब एक तरीके से प्रदूषण वाली बात ली है, बिल्कुल सही है, कुछ और भी सोच सकते हो। तो पर्यावरण में अगर प्रदूषण है तो पर्यावरण का क्या हो रहा है? हास्य हो रहा है। अब जब हास्य हो रहा है तो इससे विविधताएं क्या हो रही हैं? आज से जो विविधताएं हो रही है एट प्रेजेंट की, बिल्कुल प्रेजेंट वाली अगर हम बात करें, ऐसा डेंगू बन रहा है जिसमें 4 से 5 दिन में लोग सीधे जा रहे हैं, टिकट कट रहा है एकदम सीधे, पता भी नहीं चल रहा। तो ये क्या है? एक तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा कुछ होता तो नहीं था पहले, तो बहुत मक्खी मच्छर थे। आज चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, वो इसलिए क्योंकि हम पर्यावरण को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं? एकदम पॉइंट पे रखे हुए हैं। वो हमें पॉइंट पे रख रहा है, आए दिन पॉइंट पे रखा हुआ है। तो पर्यावरण हास्य से होने वाली जो भी विविधताएं हैं उनका मूल्यांकन किया जाता है, मतलब होने वाली जो विविधताएं हैं इनसे जो हानि होती है। जैसे कि पर्यावरण का ही तो हास्य हुआ था जब चाइनीज लोगों ने चमगादड़ खाया था। इकोलॉजी एनवायरनमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो वो क्या कर रहे थे? एक लाइफ साइकिल को चेंज कर रहे थे। मानव के लिए थोड़ी है चमगादड़, किसी और के लिए होगा, तुम काहे खा रहे हो? ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? पर्यावरण का हास्य किया, उससे विविधता क्या आई? पूरे देश को ही नहीं, पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ी। विविधता क्या थी? कोरोना आया था ना, तो ये विविधता आई। और जब विविधता आई तो इससे होने वाली हानि का जो मूल्यांकन किया जाएगा वो कौन करेगा? आकस्मिक विधि के द्वारा किया जाएगा। अब मूल्यांकन तो इतना भयानक है कि पूरे वर्ल्ड का हास्य देखें तो बहुत ज्यादा ट्रिलियन बिलियन और पता नहीं कितना कितना बैठेगा। हमारे इंडिया का ही पूरे के पूरा अगर हम देखें, इकोनॉमी हिल गई है कोरोना की वजह से, जिसमें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? विकासशील देशों में है या विकसित देशों में है? विकासशील देशों में। विकासशील देशों में मतलब होने के चलते भी हम लोग का क्या हो गया? पूरा इकोनॉमी हिल गई है। और जो देश विकासशील और विकसित से भी नीचे आते हैं वो कौन होते हैं? अल्प विकसित। सोचो अल्प विकसित देशों का क्या हाल हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? सोमालिया, जिसमें आप सोमालिया प्रायद्वीप की बात करते हैं, इरिट्रिया, जिबूती, इन देशों की अगर हम बात करें कोरोना टाइम पे तो बहुत ही बुरी हालात थे। आज भी बुरे हालात वहाँ पे बने हुए हैं। तो ठीक है, तो ये चीजें हम इस चीज का जो विश्लेषण किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, वो आकस्मिक विधि के द्वारा किया जाता है। कार्य का कौन कौन करता है? तो राज्य सरकार करती है, राज्य पर्यावरण बोर्ड करता है और पर्यावरण मंत्रालय करता है। तीनों बातें आपको याद है। मुख्य रूप से जो मतलब काम किया जाता है, वैसे तो सारे हास्य जो भी हो रहे हैं पर्यावरण से रिलेटेड वो होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें जो ध्यान दिया जाता है वो प्रदूषण और भूस्खलन के ऊपर ध्यान दिया जाता है। भूस्खलन और प्रदूषण पे मूल्यांकन किया जाता है। भूस्खलन क्या होता है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, तो भूस्खलन क्या होता है बेटा? हाँ, भूकंप आया था अभी मैंने सुना 2-4 दिन पहले, पता तो नहीं चला, पता नहीं कब आया। रात में? कितनी रात को? 2 बजे के बैठे थे, पता नहीं, हम सोते ऐसे, कभी कभी तो सोते ऐसे पता ही नहीं चलता कुछ। कोई बैट उठा के भी ले जाए तो सुबह आँख खुलेगी तभी पता चलेगा कि बैट कहाँ है। ठीक है, ऐसा होता है। कोई बात नहीं, मैंने सुना था
किसी के घर में कुछ हिल रहा था, किसी के घर में कुछ हिल रहा था, हमारे घर में कुछ हिला ही नहीं, हमारे घर में किसी को कुछ पता नहीं चला। तो भूकंप आया था बेटा, जब भूकंप की तीव्र किरणें आती हैं, मतलब लहरें आती हैं, आप सुन लो, भूकंप की तीव्र लहरों से क्या होता है, भूस्खलन होता है, कभी कभी सुनामी से भूस्खलन होता है। अपने आसपास बिल्कुल हल्की फुल्की मतलब लहरें आई थी उसकी, जो हमने फील किया और लोग मजे ले रहे थे बस, कि हमारा लैपटॉप हिल रहा था, कोई कह रहा हमारा लैपटॉप हिल रहा था रात में, हम सोच रहे कि इसको क्या हो गया, है ना, ऐसे ऐसे लोग बोल रहे थे। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, जब तीव्र लहरें होती हैं तो क्या होता है, पृथ्वी ये जो मतलब भूमि है ये फट जाती है, और जब फटेगी और बड़ी बड़ी इसमें दरारें पड़ जाएंगी तो क्या होगा, बहुत बड़े बड़े भूस्खलन होगा, मतलब भूमि क्या हो जाएगी, नीचे धंस जाएगी। तो यही होता है भूस्खलन। तो भूस्खलन किसके द्वारा होता है, भूकंप के द्वारा होता है। आकस्मिक, आप लोगों ने आकस्मिक क्रियाएं होती है, भूकंप पढ़ा होगा। आकस्मिक क्रियाओं में कौन कौन सा आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, ठीक है, जो अचानक से हो जाती है, बादल का फटना जैसे, ये भी आकस्मिक क्रियाओं में आता है, ठीक है। तो भूस्खलन किसके द्वारा होगा, भूकंप के द्वारा होगा, सुनामी के द्वारा होगा। तो भूस्खलन जैसी क्रियाओं पर ये क्या करता है, ध्यान देता है। और दूसरा क्या है, प्रदूषण। तो प्रदूषण तो किसी भी प्रकार का हो, प्रदूषण में आप लोग ध्यान देंगे, प्रदूषण कौन कौन सा होता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, दूसरा क्या है, वायु प्रदूषण, और कुछ ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण पे ध्यान नहीं देता, क्योंकि ध्वनि में तो हम सब बहुत महान हैं, कोई भी निकल के जा रहा हो, चाहे बोल देते, चाहे IAS ऑफिसर की गाड़ी हो, चाहे IPS ऑफिसर की गाड़ी हो, खूब तेजी से हॉर्न बजाते हैं, ठीक है, हम जैसे लोग नहीं बजाते, हमको कौन रोक रहा है, ठीक है, जब किसी को कोई नहीं रोक रहा तो हमको कोई नहीं रोक रहा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। अगर हम नॉर्थ कोरिया की बात करते हैं, किम जोंग उन की, वहाँ का ट्रैफिक जो है ना, सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक जो अभी तक देखा गया है, वो 12 गाड़ियाँ एक साथ रोड पर चल रही थी, 12 गाड़ियाँ। हमारे यहाँ कितनी गाड़ी होती है, अभी निकलना, वो बैनर स्कूल के सामने से निकलना मुश्किल हो गया, काफ़ी देर वहीं पे लगी। 12 गाड़ियों में ट्रैफिक ओवरलोडेड था, सबसे हाईएस्ट ट्रैफिक था उनके यहाँ का, और हम लोग जैसे तो, और वहाँ पे सारे पू किए जा रहे, मतलब सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, सब अपनी अपनी हॉर्न बजा रहे होते हैं। ये पता है सबको, ये मुझे भी पता है और सबको ही पता है, सामने अगर गाड़ी जा रही हो, पीछे से एक और बाइक वाला जा रहा है, और मैं अगर बजा रही हूँ, तो मुझे भी पता है कि वो बाइक वाला कोई उस गाड़ी में घुसा थोड़ी देगा, जैसे टाइम मिलेगा वो निकलेगा। लेकिन हम भी बजाते जाते हैं कि भैया हटो, है ना, ये सबको पता होता है, सबका माइंड सेट है। लेकिन हम लोग का पता नहीं क्या, मतलब कुछ होता ही होगा, दिमाग चलता जाता है ना। तो ध्वनि प्रदूषण से कोई मतलब नहीं है बेटा, यहाँ पे सिर्फ 3 प्रदूषण से मतलब होता है। कौन कौन सा, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, पर्यावरण में सबसे ज्यादा अगर हम इंपॉर्टेंस देखते हैं किसी प्रदूषण की, तो वो कौन सा होता है, वायु प्रदूषण होता है। एक दो चीजें और हैं इसमें, भूमि निम्नीकरण पे भी ध्यान दिया जाता है, और वनिकी ह्रास, वनिकी ह्रास और भूमि का निम्नीकरण। अब जो पॉइंट आया भूमि निम्नीकरण, ये शब्दावली इंपॉर्टेंट है। भूमि निम्नीकरण क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण का क्या मतलब है, भूमि हम खत्म तो नहीं कर रहे, अगर गोल है, ये पृथ्वी गोल है, तो क्या इसमें से टुकड़ा काट के कहीं और दे दे रहे हैं कि जो ये लो मंगल पे ले जाओ, नहीं ना, भूमि तो इतनी है। भूमि निम्नीकरण का फिर क्या मतलब है, हमने क्या किया है, वनस्पति या वन्य को जितना हम खत्म करते जाएंगे, भूमि का क्या होगा, निम्नीकरण होगा। मैंने आपको कल एक चीज समझाई थी बहुत ही प्यार से, कि भूमि या मृदा, मृदा जो होती है वो किससे रुकी हुई है प्रॉपर तरीके से, वनस्पतियों से। 2 ट्रे के साथ ऐसे करके एक्सपेरिमेंट किया था हमने, और वो क्या होगा, अगर मतलब वनस्पति नहीं होंगी तो मृदा एक टाइम में क्या होगा, बहते बहते नदियों के द्वारा हमारी पृथ्वी से बाहर तो नहीं जाएगी, पृथ्वी में ही रहेगी, लेकिन मतलब एक तरीके से अगर हम बात करें, ना ही तो उसका कोई आर्थिक महत्व हो पाएगा, ना ही उसका कोई मतलब भौगोलिक महत्व होगा, वो यूजलेस मृदा हो जाएगी। जबकि अगर ह्यूमस की मात्रा अच्छी है और मृदा हमारे पास होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका आर्थिक महत्व भी होता है, और अगर हम बात करें तो हमारे पर्यावरण के लिए भी क्या होता है, सामंजस्य बिठा के रखती है। तो सब चीजें एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो भूमि निम्नीकरण का मतलब हो गया, सिंपल सी बात हो गई, कि जब भी वनों की कटाई आप करते रहेंगे और उसमें क्या करेंगे, मानव आवास होता रहेगा, और धीरे धीरे औद्योगिकरण होगा, तो भूमि का क्या होगा, निम्नीकरण होगा, ठीक है। हम बहुत सारा ऐसे जो वनस्पति है, या फिर हम बात करें वन्य जीवों का आवास है, वो हमने छीन लिया है, इसीलिए पर्यावरण में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर हम उनको नहीं छीने होते तो पर्यावरण में कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब छीनना तो पड़ेगा, हम इंडिया वालों को ही ले लो, छीनेंगे नहीं तो क्या एक के ऊपर एक रहेगा,
वाले टाइम में इंडिया चाइना से आगे तो जाएगा। आप देखना, आप धीरे धीरे देखते जाइए। अगर आप लोग की एज 70, 80, 90 हुई तो इंडिया चाइना से तो आगे कुछ ही दिन में जाने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी वाली आने वाली जनरेशन जो है ना, वो देखेगी कि इंडिया में पूरे वर्ल्ड की 2 गुनी जनसंख्या है, ठीक। क्या नहीं हो सकता? 70, 80 तक नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, मत जाओ, जब जाना तब जाओ, क्योंकि यहाँ पे कैसे कौन सी जगह है वैसे, ठीक है। थोड़ी जगह कम हो, धरती से बोझ कम हो, यही बहुत है, ठीक है। जिसको जब जाना तब जाए, ठीक है बेटा। अच्छा जियो, कुछ बनो और अच्छा अपने देश के लिए कुछ करके जाओ, ठीक है। बाकी तो सब कुछ चलता रहता है। अगर पैदा हुए हो ना तो कुछ करके जाना, ऐसे तो सब पैदा होते हैं और सब चले जाते हैं, ठीक है। अगर आए हो भूमि पे ये बोझ बन के, जो तुमने 23-24 साल निकाल दिए बोझ की तरीके से, तो आगे कुछ ऐसा करो कि आपको लोग याद करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ के IAS बन के ही करोगे, नहीं भी बन पाए तो कुछ तो करना, लेकिन करना जरूर। वो जनसंख्या बढ़ाने वाला काम तो मत करना, ठीक है। वो क्या ही बोले हम तुमको, वो सिर्फ जनसंख्या जनगणना के लिए फिर पैदा हुए हो तो फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। जनगणना के लिए तो सब पैदा होते हैं। भूमि निम्नीकरण हो गया भाई, बनी की हास हो गया। बनी की हास में भूमि निम्नीकरण दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे। जब भी आप भूमि का निम्नीकरण करेंगे तो बनू का क्या होगा? हास होगा। तो इन 4-5 चीज़ों पर क्या किया जाता है? सभी कारणों पर अच्छे से ध्यान दिया जाता है। एक चीज़ और लिखेंगे, ये कार्य, हाँ लिखा दिया था, ठीक है। अब भारत में प्रत्येक वर्ष जो पर्यावरण निम्नीकरण का परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, कितना निम्नीकरण हो रहा है, तो 10 से 13 बिलियन डॉलर। बिलियन और डॉलर तो हम मापेंगे ही, क्योंकि भूमि निम्नीकरण को हम किस में मापते हैं? डॉलर में मापते हैं। डॉलर का सिंबल भी बना दिया है हमने और डॉलर लिख भी दिया है, तो आप लोग समझ गए होंगे। डॉलर अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो कहाँ कहाँ की है? अमेरिका, USA और कहीं की भी है, हाँ? सऊदी अरब के दिनार, हाँ? कनाडा, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में डॉलर नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में डॉलर नहीं है, पाउंड है। ब्रिटेन में पाउंड का प्राइस डॉलर से कम है, सबसे ऊपर डॉलर चल रहा है, ठीक है। तो कमाई करनी है तो किसमें करो? हाँ, हमारी थोड़ी बहुत डॉलर की कमाई आ जाती है डेली, तो साथ साथ सारी कमाइयाँ चल रही है ना, सही है। आगे कोई बात नहीं, आप लोग भी करोगे, धीरे धीरे चीज़ें होती हैं, सारी चीज़ें एक साथ नहीं होती। तो भारत में प्रत्येक वर्ष अगर हम पर्यावरणीय निम्नीकरण के परिणाम स्वरूप हम बात करें तो हानि जो हो रही है वो 10 से 13.6 तक हो रही है। पर्यावरण निम्नीकरण से जो हानि हो रही है वो 10 से 13.6% तक हो रही है पर डे, ठीक है। बिलियन, और ये है बिलियन डॉलर, कितनी है? बिलियन डॉलर में है। और ये हानि जो है पर्यावरण किससे हो रही है? निम्नीकरण से हो रही है। तो निम्नीकरण आप लोग समझ रहे हैं, भूमि का निम्नीकरण होता है, उसी से जो हानि हो रही है वो इतनी है। तो ये सकल घरेलू उत्पाद का कितना है? 4.5 से 6% तक है। सकल घरेलू उत्पाद समझते हैं? GDP, ग्रॉस डेवलपमेंट, हाँ GDP तो इतनी तेज से बोले थे। प्रोडक्ट, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बिल्कुल सही। अब हमने तो, हाँ सकल घरेलू, तो GDP का 4.5 से 6% तक हानि हो रही है। और जो हम स्वास्थ्य पर जो हम खर्च करते हैं, तो ये जो हानि है वो स्वास्थ्य पर खर्च के डबल है। ये जो हानि है वो स्वास्थ्य पर खर्च के डबल हानि हो रही है, इतनी लगभग। किससे हो रही है? सिर्फ मतलब पर्यावरण निम्नीकरण से। तो इतनी हानि है, इससे हम जो लाभ कमाएंगे उसमें बैलेंस तो करना पड़ेगा, बैलेंस तो करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है आपने एक वन काटा और उसमें कंपनी लगा दी और उससे आर्थिक लाभ आपको मिले जा रहा है और आप सोच रहे हैं ये तो मेरा आर्थिक लाभ है, तो उससे आपको हानि भी हो रही है। और हानि कितनी ज्यादा है आप देख रहे हैं, GDP का 4.5 से 6% तक है। और जो स्वास्थ्य पे आप खर्च करते हैं इंडिया में, उसका कितने परसेंट है? तो 4.5% से 6% तक स्वास्थ्य पर जो आप खर्च करते हैं, उस स्वास्थ्य पर खर्च करने का डबल है। ये जो हानि है स्वास्थ्य पर जितना खर्च करते हैं आप, उसका कितना है? डबल है। तो आपको समझ में आ रहा है कि पर्यावरण कितना इंपॉर्टेंट है। आप अपने आसपास के पर्यावरण को भी ऐसे मतलब नुकसान मत पहुंचाया करो। कुछ लोग करते हैं, बहुत ऐसे गंदी हरकतें करते हैं, खाया पिया और रोड पे नहीं फेंकेंगे, अच्छा बनने के लिए रोड पे साफ रखना है, तो क्या करेंगे?
मतलब आपको बन बन दिख रहे हैं तो उसी में लंबा हाथ करके फेंकेंगे कि हमने तो फेंका, उसके बाद ऐसे बैठेंगे हमने तो कहेंगे रोड पे गंदगी नहीं की हमने। तो कहने का मतलब आपने घर में गंदगी नहीं की, घर के बाहर फेंक दिया। घर में गंदगी नहीं की क्योंकि मम्मी मारेंगी बहुत, और घर के बाहर आपने फेंक दिया, यही तो किया। तो रोड पे नहीं किया और रोड के पास में आपने फेंक दिया। तो पर्यावरण को तो आप प्रदूषित कहीं ना कहीं कर ही रहे हैं, ठीक है। आप बस में बैठे हैं, कुछ खाया पिया तो टेंशन मत लो, बस में ही फेंक दो, क्योंकि वो गंदगी नहीं है। बस तो साफ होगी, हर दिन साफ होती है, झाड़ू लगती है उसमें, और वो साफ होने के बाद कूड़ा कचरा जो भी है ना वो अपनी जगह पे पहुंचेगा। और आप जो कर रहे होते हैं बैठ के कि अपनी सीट साफ रखनी है और बाकी आप जो लंबा हाथ करके फेंकते हैं ना, वो आप पर्यावरण को बहुत बुरी तरीके से प्रदूषित कर रहे हैं। पन्नी में बांध के फेंकते हैं, ना वो पन्नी खुलती है और ना वो कभी गलता है, ठीक है। गाय बैल भैंस अगर कोई खा लिया तो उसको भी दिक्कत होती है। तो आपकी वजह से सोच रहे कितने लोगों को दिक्कत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पर्यावरण निम्नीकरण के 6 प्रमुख क्षेत्र हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? निम्नीकरण जहां पे सबसे ज्यादा हो रहा है वो 6 प्रमुख क्षेत्र हैं। एक तो हम लिखेंगे उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र लिख लो, या तो हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र निम्नीकरण के भारत में निम्नीकरण के 6 प्रमुख क्षेत्र हैं। हिमालयी पर्वतीय क्षेत्र व पूर्वोत्तर राज्य, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र व पूर्वोत्तर राज्य। हरित क्रांति का क्षेत्र, इसके बारे में अब आपसे बात करेंगे। हरित क्रांति का क्षेत्र लिख लो पहले 6 पूरे। तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र, पश्चिमी घाट प्रदेश, पश्चिमी घाट प्रदेश। जितनी अधिक वर्षा होती है वनों को काट काट कर हम वहां पर क्या करते जा रहे हैं? कृषि करते जा रहे हैं। तो वन को काट कर कृषि करते हैं। कृषि एक नॉर्मल समय के लिए होती है, कम समय के लिए होती है, और जितना वनों से हमें पर्यावरण का मतलब एक बैलेंस बना सकते हैं उतना हम कृषि वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनसे हम पर्यावरण का कुछ भी ऐसा मतलब सामंजस्य नहीं बिठा सकते। जैसे वनों में वन्य जीव के लिए आश्रय होता है, जबकि आप कृषि वाले क्षेत्रों में तो अलग से दूर से डंडा लगा के रखते हैं, गुड्डा बना के, कि कोई भी वन्य जीव इसके अंदर आ ना जाए, ठीक है। तो क्या है, अब जब मतलब वन सिमटते जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा जो वन्य जीव है वो उतनी ही जगह में पहुंचेंगे। ऐसा तो नहीं है कि मानव आवास में आ जाए वो। कभी किसी को गीदड़ पालते देखा है क्या? पालता है कोई? इधर वाला पालता है? नहीं, ठीक। तो नहीं पालेंगे तो इतने सारे गीदड़ जो आज बहुत सारे बड़े एरिया में रह रहे थे वो छोटे एरिया में चले जाएंगे, तो उनको खाने वाले भी ज्यादा मिल जाएंगे, वो किसी और को ज्यादा खाएंगे और उनको कोई और ज्यादा खाएगा। तो बैलेंस क्या हो रहा है? बिगड़ रहा है दिन ब दिन, ठीक। आगे लिखिए, पश्चिमी घाट प्रदेश लिखिए, बंजर भूमि प्रदेश, बंजर भूमि प्रदेश, बंजर भूमि प्रदेश। महासागरीय व औद्योगिक क्षेत्र, महासागरीय व औद्योगिक क्षेत्र, महासागरीय व औद्योगिक क्षेत्र। राजस्थान का इलाका भी आता है और उसके साथ साथ जो भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि उत्तर का पश्चिमी भाग, मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, पंजाब का दक्षिणी भाग, हरियाणा का दक्षिणी भाग, ऐसे हम बात करते हैं गुजरात का उत्तरी भाग, तो ये सब बंजर भूमि में आ जाता है। फिर वृष्टि छाया प्रदेश में जब हम आते हैं तो झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, ये सब भी क्या होता है, इसका थोड़ा थोड़ा भाग किस में आता है? बंजर भूमि में आता है। तो ये हो गया। आ जाइए अब ये बताइए, हरित क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा। हरित क्रांति के क्षेत्र कौन कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो गया, हाँ, हरियाणा भी हो गया, पंजाब भी हो गया, और कुछ? मध्य प्रदेश, थोड़ा सा मध्य प्रदेश, कितना सा ले? इतना लिखे। मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग है ना, ठीक। और कुछ? ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हरित क्रांति के क्षेत्र में भी क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा मतलब निम्नीकरण हो रहा है। देखो जहां पे भी हरित क्रांति का क्षेत्र था, जो मतलब हरित क्रांति के क्षेत्र को बस ऐसे समझ सकते हैं कि जहां पर पहले से ही आर्थिक गतिविधियां अधिक थी या फिर फसल अच्छी उगती थी, वहीं पे हरित
क्रांति का क्षेत्र माना जाता है, वहीं पे हरित क्रांति आई और जो फसल अच्छी उगती थी उसी को और अच्छा उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके उसको किया, मतलब औद्योगिकरण आया। उसके बाद हम देखते हैं कि मशीनरी, बहुत सारी जो मशीनरी थी, पहले हल से काम होता था, अब मशीनरी इतनी सारी आ गई है और वो किससे हुई है? हरित क्रांति के बाद से चीजें हुई। तो हरित क्रांति का टाइम अगर हम बात करें तो कब का होता है? कब का है हरित क्रांति का टाइम इंडिया में? अच्छा सर, इंडिया की बात करें, इंडिया की 1960 ठीक है। और ये टाइम पीरियड अगर हम बात करें, टाइम पीरियड, हाँ टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो पीरियड जो है 40 से 60 तक है, ठीक है। टाइम पीरियड कितना है? 1940 से 1960 तक का है, तो ये टाइम पीरियड है। और अगर हम नॉर्मल सी एक और बात पूछ लें कि हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है इंडिया के? ठीक है, MS स्वामीनाथन। ठीक है भाई, पूरा नाम भी तुम्हारा सुन लिया, सबने बोल दिया। शांति ने सोचा कि मैं पहले बोला था तो मुझे ही क्रेडिट मिलना चाहिए, है ना, तो MS स्वामीनाथन। ठीक, और भी कुछ बताएंगे इसके बारे में? बाकी भी पता ही होगा, नॉर्मल हाँ बॉर्डवर्क्स की बात भी होती है इसमें, ठीक है। अब चलो एक और बात लिख लो। इन क्षेत्रों को 5 उपागमों में बांटा गया है। इन क्षेत्रों को 5 उपागमों में या 5 श्रेणियों में बांटकर देखा जाता है। इन क्षेत्रों को 5 श्रेणियों में बांटकर देखा जाता है। पहला है संरचनात्मक, निषेधात्मक, संरक्षणात्मक, निषेधात्मक, संरक्षण के आगे ऋणात्मक करना है ना, संरचनात्मक, निषेधात्मक, पुनर्विकास, अनुसंधान, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है। इन 5 श्रेणियों में इनको बांटा जाता है। इन 5 श्रेणियों के बाद कल थोड़ा सा जल्दी में कर देंगे, नोट्स आज ही सेंड कर देंगे, आज आप नोट्स पूरे कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। झूम खेती का, हाँ उसको गीला करके उस पर ढक देते हैं भूमि पे, और वो बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको गीला करते रहते हैं, जिसमें उस भूमि पे क्या हो जाती है, उर्वरकता आ जाती है। और उर्वरकता आने के बाद 10 से 15 साल वो मतलब भूमि पर खेती कर सकते हैं, और उसके बाद वो फिर से दूसरे कोई उस प्लेस को तैयार कर रहे होते हैं, तब तक फिर वो 10 से 15 साल तक चलती है। उसके बाद वो फिर से बंजर हो जाती है, और फिर वो जाकर के दूसरे प्लेस पर खेती करने लगते हैं। तो बंजर भूमि का ये भी एक मतलब कृषि का तरीका है। इस तरीके से भी आप उस खेती को उर्वरक बना सकते हो। कल जो है कुछ दिया था, बाघ परियोजना दी थी, किस किसने की है? हाथी परियोजना, लाल पांडा परियोजना, ठीक है ना, ये आपको दिया था। उसके बाद गंगा घाटी की डॉल्फिन परियोजना, जो कि मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड भूमि नहीं, वेटलैंड बोल ही दिया पूरा, तो वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि परियोजना। किस किसने इसमें से 1-2 परियोजनाएं की हैं? सभी लोगों का जो पॉलिटी का टेस्ट था उसमें जो 20 मार्क्स हाईएस्ट रहे हैं वो आउट ऑफ 38 रहे हैं। ये कि कोई क्यों नहीं बता रहा मुझे? आउट ऑफ 25 सोच करके तो मैं तो मतलब रातों की नींद ही नहीं आ रही मुझे। 25 में से
38? हाँ हाँ, उसमें आ सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छा सा तुमने पढ़ा है तो आर्टिकल कभी चेंज नहीं होते। आज ऐसा नहीं है कि मतलब आर्टिकल 21 जो आज मेरे लिए वो किसी दूसरे के लिए कल चेंज हो जाएगा, वो एक ही रहेगा। अच्छी बात है, ठीक है, उसमें आप अच्छे जा रहे हैं, उसमें आप अच्छा कर सकते हैं। अच्छा सब्जेक्ट भी होता है, स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। दूसरा, ज्योग्राफी में भी कुछ चेंज नहीं होता। आज गंगा का नाम गंगा है, कल गंगा ही रहेगा, है ना, वो भी चेंज नहीं होता है। कुछ चीज़ें ज्योग्राफी में बढ़ती रहती हैं, वो अलग बात है। इकोनॉमी में तो हर दिन चेंज हो रहा है कुछ ना कुछ, वो भी ठीक है। तो अब जाकर के थोड़ी खुशी मिली कि मैं भी वही हूँ जहाँ सब है, ठीक है, क्योंकि 38 में से आई थिंक मैंने आउट ऑफ 25 में से लिया, तो लगभग 12 थे। करेक्ट, तुम्हारा टेस्ट पेपर ले लेना, हाईएस्ट मार्क्स तुम्हारे हैं और सार्थक के हैं, दोनों सेम है। लेकिन मैंने हाईएस्ट जो फर्स्ट डिवीजन दिया था, मतलब फर्स्ट पर्सन था जो हमारे टेस्ट का, वो कनक को लिया था। तो क्लैप फॉर हिम, क्लैप फॉर हर। तो कनक तुम्हें इसलिए भी, कनक तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, हाँ, कनक बड़ी है सार्थक से, तो इसके पास एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं ज़्यादा होगा, ठीक है। आजकल जो आयोग कर रहा है ना, आयोग ने यही किया है ना। चलो, आयोग यही कर रहा है। वैसे यूपी में, एससी में तो आज तक कोई ऐसा हुआ नहीं, सिमिलरिटी हो किसी में, सिमिलर मार्क्स लेके आया हो तो आगे और पीछे रखना हो। लेकिन अभी हम नीट की अगर बात करते हैं तो पिछले 2 साल से सिमिलर मार्क्स वालों में जो बड़ा है उसको फर्स्ट रखा जाता है और जो छोटा है उसको सेकंड रखा जाता है। एज के हिसाब से वरीयता दी जा रही है, वो इसलिए क्योंकि जो बड़ा है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जो छोटा है उसके अंदर एक्सपीरियंस कम होगा, उसने 1 साल में पढ़ के निकाला, और जो 4 साल में पढ़ के निकाल रहा है या 2 साल में पढ़ के निकाल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके पास नॉलेज तो ज़्यादा ही होगी। इसलिए कनक फर्स्ट है और सार्थक सेकंड। चलिए, कल का काम क्यों नहीं किया आप लोगों ने? प्रमोद बस करो, कितनी ताली बजाओगे? अभी भी प्रमोद ताली बजा, क्लैपिंग ही करे जा रहा। हाँ बताइए, फिर कितनी भी मतलब जोश वाली आपकी क्लास हो जाए ना, फिर भी आप अगर चीज़ें नहीं करते हो, लगभग मुझे लगता है अभी इस महीने की क्लास तो काफ़ी अच्छी चल रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी बोरियत नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें सबको समझ में आती हैं और अच्छा चल रहा है। ये यूनिट हमारा आज कंप्लीट हुआ, एक यूनिट हमारा आज कंप्लीट हो गया ज्योग्राफी का, मतलब भारत का भौतिक भूगोल के सारे पहलू हमारे क्लियर हो चुके हैं। आज नोट्स मिल जाएंगे, आप लोग लिख लीजिएगा। और चीज़ें मैं क्लियर कर दूं आपको थोड़ी थोड़ी सी। अगर हम बात करें भारत के भौतिक भूगोल की, भौतिक भूगोल में हमने ये सारी चीज़ें क्लियर की। इकोनॉमिक भूगोल में क्या क्या आता है, तो इकोनॉमिक भूगोल स्टार्ट करना मैं पहले बता देती हूँ किसमें क्या क्या आता है, फिर जो ठीक लगे। इकोनॉमिक जो अगर हम ज्योग्राफी की बात करते हैं उसमें क्या आता है, तो कृषि आती है, वानिकी आती है, सारा जो भी कृषि से रिलेटेड जितनी भी फसलें होती हैं वो सब आएंगी भौतिक भूगोल में, ठीक है, मतलब भौगोलिक भूगोल में। और जितनी भी आप लोग परियोजनाएं चलती हैं वो सारी किसमें आएंगी, भौगोलिक में आएंगी, ठीक है। तो ये स्टार्ट करना है। या फिर मानवीय भूगोल, मानवीय भूगोल में क्या क्या आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी जिसे हम बोलते हैं, जनसंख्या पढ़नी है, उसमें हम जनसंख्या विस्फोट पढ़ेंगे, किसकी कितनी दर होती है, बूढ़े कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये भूगोल की ही बातें हैं सारी, ठीक है। किसी को लग रहा होगा तो जनसंख्या का एक अलग टॉपिक होता है, जनसंख्या का अलग टॉपिक नहीं, ज्योग्राफी में ही आता है, ठीक है। हम सब लोग इसी भूमि पे रह रहे हैं, तो इसी के बारे में, हमारे बारे में भी जो भी है वो सब ज्योग्राफी ही बताती है। तो ये दो चीज़ें अलग अलग, दो पहलू हैं। आप किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं? हाँ, ज्योग्राफी तो ठीक ही है, दोनों ही है ना। तो कल ऐसा करते हैं, मतलब इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। जनसंख्या का तो ये भी है थोड़ा सा, अगर जनसंख्या हम नहीं पढ़ाएंगे तो जनसंख्या आप लोग को कहीं ना कहीं मिल ही जाती है। 2011-2021 की अब आप नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को जनसंख्या तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, ठीक है। अगर नहीं भी हो पाता है लास्ट में तो जनसंख्या का ऐसा कोई इशू नहीं है, हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी स्टार्ट कर लेते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, स्टार्टिंग में आ जाइए बिल्कुल भौतिक भूगोल जिसे हम बोलते हैं। भौतिक भूगोल में हमने क्या क्या कंप्लीट किया है, स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था मैंने, बिल्कुल स्टार्टिंग में पेंथालासा, पेंजिया, डिवीजन, गोंडवाना, अंगारा बन गया था। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, ठीक है। कोवर का भूसुन्नति सिद्धांत और हिमालय के बारे में हमने पूरी बातें पढ़ ली थी। जब हिमालय पढ़ा था तो हिमालय का उत्थान कैसे हुआ, तो वो कुछ याद आ रहा है क्या? तो वो कुछ जो है ना, वो भौतिक भूगोल का पार्ट था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें रह गई होंगी वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो नदियों में हम लोगों ने पढ़ा था, अभी मतलब अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय,
ठीक है। बलनकारी, ये भौतिक भूगोल का ही पार्ट था, लेकिन नदियाँ पढ़ रहे थे तो मैंने सोचा उसको कंप्लीट करा दें ताकि आप लोग को उधर से नदियों से फिर आप जोड़ते घूमेंगे अलग अलग, तो जोड़ने की जरूरत ना पड़े। तो भौतिक भूगोल में वो टॉपिक भी हमारा क्या हुआ इधर कंप्लीट हो गया, ठीक है। बचा क्या होगा, भूकंप बचा होगा, सुनामी बची होगी, यही सब चीज़ें बची होंगी। तो मुझे नहीं लगता भूकंप सुनामी जब सर पढ़ा ही रहे हैं तो बार बार भूकंप लाने की ज़रूरत है, नहीं ना। चलो बाद में जो बचेगा देखते हैं, अभी प्रेजेंट लगवा लो। प्रमोद, कल की प्रेजेंट दोनों क्लास की लग गई थी ना? ठीक। रजनी देवी, शांति स्वरूप, गुलफशां, कौशल, हाँ, वेद प्रकाश, पहले नहीं आए, इशाक बेग, शिवांशी मिश्रा, अरुण कुमार, शोभना भारती, स्मृति शुक्ला, सुरभि मौर्य, तुलसी, पूनम देवी, कीर्ति वर्मा, सोनाली देवी, मोहम्मद फैजान, शिवांशी दीक्षित, उज्ज्वल कुमार, नीरज, अच्छा, सुबी दीक्षित, पूजा देवी, भावना सोनकर, भावना,